अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीरर सलीम और मेरे साथ मौजूद है ठंड में थरथराते हुए रज़ा रूमी। खैर मेरा भी हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जाहिर सी बात है जिस्म के अंदर घुसने वाली ठंड है, इसीलिए मैं भी इस कोट के अंदर आज घुसी हुई हूँ। पता नहीं मतलब फैशन सेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्या करें भाई, हुकूमत की देन है, कुछ है ही नहीं, बस सर्दी सहो ज़िंदगी गुजारे। टेलीफोन नंबर लिखिए जी 0518446222, रिपीट कर देती हूँ 0518446222। सीधी बात है हमारा स्काइप आईडी, आप हमें स्काइप पर ऐड कीजिए, अपने हेडफोन्स लगाइए, अपने कैमरा ऑन कीजिए और फिर आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। ज़बान का आपने खास ख्याल रखना है और अब जल्दी से आपको बता देते हैं आज के करंट इशूज़ क्या हैं। गर्मियों में गर्मी और बिजली की आंख मचोली जीने नहीं देती, तो सर्दियों में हड्डियों तक घुसने वाली सर्दी और गैस लोड शेडिंग बिस्तर छोड़ने नहीं देती। बेरहम सर्दी जाएगी तो ही गैस आएगी। शेर हुकूमत के शेर वजीर शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम को रहती सर्दियों तक ठंड के रहमो करम पर छोड़ दिया। कराची के शब और रोज महफूज तर बनाने के लिए एक तरफ जहां कानून के रखवाले धड़ाधड़ अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी ने कराची पुलिस और रेंजर्स पर अदम एतमाद कर दिया। सेनेटर शाही सैयद कहते हैं कि सवात और बोनेर तर्ज पर कराची में भी फौजी ऑपरेशन किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर ताहिर मशदी के ख्याल में तो कराची शहर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। और पाकिस्तान में मासूम बच्चों को बेगम साहिबा का हाथ बटाने और फिर उनसे गुलामों से सलूक बरतने का रिवाज जोर पकड़ता जा रहा है। लाहौर में गुज़श्ता हफ्ते 10 साला नन्ही इरम को मामूली सी बात पर इतना मारा कि जान ही निकल गई। चलिए जनाब, टॉपिक हेडलाइंस भी आपको बता दी, नंबर्स भी आपको बता दिए, बस अब आपका काम है हो जाइए शुरू और हमारा काम है मैं भी शुरू होने वाली हूँ। जी रज़ा रूमी साहब, सर्दी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, गैस का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि गैस अगर आती भी है अल्लाह अल्लाह करके अगर आए तो उसका इतना प्रेशर भी नहीं होता कि रोटी ही पकाई जा सके, तो बाकी काम तो छोड़ दें। और मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त यही समझती है कि गैस का काम सिर्फ रोटी पकाना है या फिर गाड़ियों के अंदर डलवाना है, क्योंकि गीज़र तो चलता नहीं गैस से, हीटर तो चलता नहीं गैस से। पता नहीं है, शायद गैस और हीटर हुकूमत वक्त के लिए शायद लग्जरीज में शुमार होते हैं, नेसेसिटीज़ यानी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, तो खुदा रे ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। पता चले कि खुद अपने अपने कमरों के अंदर जो है वो चिमनी वाले ज़बरदस्त से एसीज वो हीटर्स लगाए हो जिनका स्मोक चिमनी से बाहर जाता हो और बैठ कर पूरी गैस और हर उसको बैन कर दिया हो। मेरे ख्याल से पता नहीं है, मेरे ख्याल और से हमारे लिए सर्दी का लोड शेडिंग जो है गैस की, उसका असर तो हर एक पर हो रहा है। यकीनन उसमें आपने आज अगर अखबारात में रिपोर्ट्स देखी तो इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी उसकी जद में हैं, जो कि इस्लामाबाद के बड़े मतमूल सेक्टर्स हैं, फेट और दीगर इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ भी गैस नहीं आ रही। मुझे तो ये हैरानी हो रही है रज़ा रूमी साहब, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत जहाँ पे डिप्लोमेट्स रहते हैं और तमाम मतलब कैपिटल है हर जगह का, एग्जैक्टली वीवीआईपीज़ लोग रहते हैं, उस शहर का ये हाल है कि गैस नहीं आ रही, तो बाकी पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ ही दे, फिर तो हम बात ही ना करें उस बारे में। ये जो हमारे शेर हुकूमत के शेर वजीर हैं अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन लुब्बे लुबाब उसका ये है, यानी वन लाइनर यही है जो कि हमारी टैगलाइन भी चल रही है कि अब सर्दी जाएगी तो ही गैस आएगी। यानी जब तक सर्दी है, जो कि मजीद अगले 2-2.5 महीने रहने वाली, जनवरी चल रहा है, एटलीस्ट मार्च तक रहेगी सर्दी, तो कोई हाल नहीं है, गंदे ही रहना पड़ेगा। ठंडे पानी से नहाने का आप सोच ही नहीं सकते क्योंकि नमूनिया लग जाता है। और आपको पता है नमूनिया कितना खतरनाक है। देखिए बात यह है ना कि इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है, कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं हमारी माजी में, ये जो सीएनजी का पूरा सिलसिला मुल्क में चला, आज से 7-8 साल हो गए हैं। आपने देखा कि धड़ाधड़ पिछले 10 सालों में सीएनजी की तरफ गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो आपको समझ आती ना कि सस्ती होती है, चलिए पेट्रोल की या डीजल की निस्बत, तो आम आदमी को उससे फायदा होता है। मगर ये जो प्राइवेट कार्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ, पहले तो उसमें एक मसला हुआ, फिर हमने कोई प्लानिंग नहीं की लॉन्ग टर्म। ये 10-15 साल से जो प्लानिंग का ना होना, नए ज़खायर की तलाश ना करना, और पिछली गवर्नमेंट में जो 2-3 ऐसे वाक़यात भी हुए, एक वो LNG का पूरा बिजनेस जो था, वहाँ पे हुकूमत इंपोर्ट करी थी, $1 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट की
सुओ मोटो नोटिस की वजह से, और हस्बे ज़रूरत गैस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म से कह सकती हूँ कि शेर हुकूमत ने आवाम को ठंड के रहमो करम पर छोड़ दिया है। नहीं, देखिए, शेर हुकूमत ने छोड़ दिया है, यकीनन आप हुकूमत को इसमें जो है बरीउज़्ज़ुमा नहीं करार दे सकते, वो दे आर इंचार्ज और उनकी जिम्मेदारी है, मगर ये सिर्फ इस हुकूमत की फॉल्ट नहीं है, ये पहले भी ऐसे, ये पिछले 4-5 साल से मतवातिर सर्दियाँ यख से यखतरीन होती जा रही हैं और गर्मियाँ गर्म से गर्म तरीन होती जा रही हैं, बिकॉज हमने अपनी एनर्जी या की जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल तबाह हाल रखा है। चलिए, ये जो लोग आप हमें देख रहे हैं, मेरी और रजा की गुफ्तगू बिल्कुल जारी है। इससे पहले कि आप लोग धराधार फोन उठाएं और हमें फोन करना शुरू कर दें और बिल्कुल कोई स्टॉप का बटन भी ना दबाएं, आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप बताइए, आपके घर में गैस आ रही है, गीजर चल रहा है, गर्म पानी है, रोटी पक रही है, नहीं पक रही तो हमें कॉल करें, और अगर पक रही है तो फिर भी कॉल करें। चले, आप लोगों को खुशी में देख के मैं ही थोड़ा खुश महसूस करूंगी। जी रजा रूमी साहब, कमिंग बैक टू यू। 1100 मिलियन क्यूबिक फीट जो है उसकी डेली शॉर्टफॉल है, यानी कि कमी है। जो तलब और जो डिमांड है गैस की वो कहीं ज्यादा है और सप्लाई कम है, और अब जो है भी सप्लाई उसमें दो चीजें की गई हैं। एक तो ये कि इंडस्ट्री जो है, सनती शोबा जो है, उसको गैस फराहम की जा रही है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप सनतों को गैस रोक देंगे तो उससे एक तो ये होगा कि वो बंद हो जाएगी, कारोबार ठप हो जाएगा और बेरोजगारी होगी। अब बिल्कुल ही इस काम से जाएंगे लोग कि जो अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो और भी डिस्कंटेंट बढ़ता है। दूसरा, एक दो मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि अभी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, उन्होंने कहा कि जी सीएनजी खोल दी जाए, और सीएनजी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि सीएनजी को आप बंद करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इससे बरक्स है, उन्होंने वहां पर शायद अभी तक नहीं इजाजत दी, वहां भी बहुत पिटिशंस गई हैं, क्योंकि वो वजह ये कि लोगों को आदत पड़ गई हुई है सस्ते रिसोर्स की, और सस्ता रिसोर्स जो है वो कोई अनलिमिटेड तो होता नहीं है, इसलिए अब इसकी मैनेजमेंट जो है वो आज जो ये अब्बासी साहब ने भी कहा, आपने शेर वजीर उनको कहा, वैसे वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है और उनकी जो है, मैंने क्या ऐसी बुरी बात कह दी? नहीं, आपने तो वो कॉम्पिटेंट आदमी का शेर नहीं होता, कर दिया ना आपने हमारे अब्बासी साहब पर। अच्छा तो, चले जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये लाहौर हाई कोर्ट ने भी अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, अभी दिस थिंग इज स्टिल पेंडिंग, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो गैस है उसके ऊपर जो पहला हक है वो घरेलू सार्फिन का है, तो अभी उन्होंने सीएनजी वहां पर नहीं खोली है, लेकिन इस्लामाबाद में खुल गई। इसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। प्लीज, आप तो बिस्तर में बैठे बैठे हमें कॉल कर सकते हैं, जानती हूँ रजाइयाँ लेकर आप बैठे होंगे, हमें देख रहे होंगे। प्लीज कीप कॉलिंग अस और हमें बताइए कि क्या हालात है। आज सिर्फ हम इसकी बात करने वाले हैं। रजाइयों में बैठकर अगर बिजली हुई तो मोहतरमा। हाँ, अगेन थैंक यू सो मच। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं। वील बी राइट हियर। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं रजा रूमी की तरफ दोबारा बढ़ूं और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखें, गैस का रोना रो, अपने दुख रहे उनसे डिस्कस करूं, पहले आप लोग का दुख सुन लूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, हमाद अली अब्बासी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से, इकबाल टाउन से। जी अब्बासी साहब, आप रिश्तेदार तो नहीं है शाहिद खान अब्बासी साहब के? हाँ नहीं मैडम, फिर बोलिए रिलेटिव तो नहीं उनका, मेरा ताल्लुक एक्चुअली पीटीआई से है। ठीक, अच्छा जी, सियासी बेस की बात करें तो जी 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 बोलिए। अब उसमें सबसे पहले चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो मैं डायरेक्टली मैं मुखालफत करना चाहूंगा इस हुकूमत की, क्योंकि देखें लास्ट 2-3 मंथ से हुकूमत ऐलान कर रही थी कि हम जितने भी सीएनजी स्टेशन हैं वो 2 या 3 माह के लिए बंद कर रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद से। ठीक है। तो शुरू के दिन हमारे बिल्कुल सुकून से जा रहे थे, गैस एक मतलब प्रॉपर आ रही थी, और जब से हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने जब ये सीएनजी स्टेशन वालों के लिए के हक में फैसला सुनाया, उसके बाद अब हालात देख लें। अब मैडम खुद सोचें कि अब इसमें हुकूमत का क्या फॉल्ट है। इसमें तो जो हमारे जज साहिबान बैठे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनकी तमाम तर सिंपैथीज किसकी तरफ है? सीएनजी स्टेशन मालिकान की तरफ है। या उनको इस चीज के बारे में एहसास नहीं है कि लोगों के बच्चे बुजुर्ग यहाँ पे सर्दी की वजह से ठिठर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लोगों की आपकी बात हम तक पहुंच गई है और बिल्कुल आपने सही कहा। आगे बढ़िए बिनिश। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमाद कॉल करने के लिए, बात कर रहे हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिनिश वहाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी वहाज साहब फरमाइए। रज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रज़ा साहब, मैं ये जो टॉपिक है आपका बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है कि गैस की लोड शेडिंग। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़े मज़ेदार की। मेरे एक दोस्त हैं तो सदर्न गैस कंपनी कराची में जी, वो ये बता रहे हैं कि एलएनजी और एलपीजी प्रोजेक्ट जो हैं फिर हॉल्ट हो गए हैं। इसी तरह पाक ईरान गैस पाइपलाइन खर्च हो गई है।
जी ये पिछली हुकूमत ने कोई 2 साल में आने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो है इनकी फिलिबिलिटी पे काम स्टार्ट किया था ठीक। और लाखों रुपए जो है उसकी मुलाजमतें दी गई और 3 साल बाद ये प्रोजेक्ट है हॉल्ट हो गए जी। जी जी तो रजा साहब ये फ्यूचर की तरह नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि दुबई जैसे अपने यूएई जैसे मुल्क में अब मेट्रो ट्रेन आ गई हैं, तो वो बेसिकली आपकी फ्यूल की कंजम्पशन को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डाइवर्ट कर दिया मेट्रो ट्रेन पे। जी हाँ, वो तो वैसे ही ऑयल इंडस्ट्री हटी है, उनको कोई जरूरत ही नहीं थी। सही ठीक है ना। आपके यहाँ पे इस चीज को कम से कम फॉलो करें, इससे ना सिर्फ आपका फ्यूल बचेगा बल्कि जो आपका एक कोहेसिवनेस होती है कॉम के अंदर वो बढ़ेगी। ठीक है तो बहाज, डुअल सेक्टर आता है, दोनों चीजों पे काम नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी चीजों की तरफ ठीक है। थैंक यू सो मच इशारा बहाज किया। फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ सीधी बात। बिल्कुल बात हमारी जो है वो जारी है, आप हमें देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी मुर्तजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मुर्तजा कहिए। आज ये मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुर्जा साहब, की हाल है सर ਤੁਹਾਡਾ? आज मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे आप आज हुकूमत को डिफेंस कर रहे हैं इधर बैठ के। अच्छा चलो, आपको वैसे हमेशा यही लगता है बाहर बात गैस के वाले से करनी थी। पहले तो बात ये है कि सीएनजी स्टेशन इन्होंने बंद करवा दिए कि घरेलू जो है उनको गैस देंगे। अब ना सीएनजी पंप चला रहे हैं, वो तो बंद होने चाहिए ना, वो तो नहीं चलने चाहिए। लेकिन घरों में भी गैस नहीं है। पंप बंद होने का फायदा तो तब था जब घरों को गैस मिलती। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि शेर जो है ना, ये शेर वजीर जो है, शेर 10-12 साल से भूखा है, वो अवाम को खाएगा, फिर उसका गुजारा होगा, तो उतने देर में काम ठीक है मुर्तजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे डायलॉग्स आपको काफी याद रहते हैं। चले जी, इसका मतलब है कि देखा जा रहा है और सुन रहे हैं हमारी बात। आप मजीद भी सुनिए क्योंकि आप ही की बात के ऊपर डिस्कशन करनी है। रजा यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुर्तजा ने भी और एक और हमारे कॉलर थे, मैं नाम भूल गई हूँ, वो यही कह रहे थे कि जी जिस तरह से सीएनजी वालों को गैस मिल रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग इस बात पे क्यों अड़े में हैं कि सीएनजी जो है वो देनी है। सर्दी देखिए, है, बात ये जिसमें है कानून में नुक्स है। सुन लीजिए मेरा पूरा सवाल तो सुन लीजिए, आप भी एकदम से फिर आ जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। की बात कह दूं नहीं कि ये कानून में नुक्स है कि हम लोग ही अभी डी ट्रैक हुए हैं, हमें ही नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें असल में जो आप कह रही हैं कि हमें नहीं पता, बिल्कुल यही बात है कि हमारी पॉलिसी जो है ना वो यूं वेवर करती है। वो उसमें एक यूं कहिए कि वो एक सीधी तरीके से नहीं चलती, बल्कि वो उसमें ये आ जाता है कि इस हल्के को खुश करना है, इसको नाराज नहीं कर सकते, कोर्ट ने कह दिया, ये नहीं कर दिया। भाई अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा तो आप जाके अपना केस प्लीड कीजिए और अदालत को कॉन्फिडेंस में लीजिए। अब जो पहले कॉलर थे हमारे अमार, उन्होंने यहाँ रावलपिंडी से फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो सीएनजी जो मालिकान हैं उनकी बात सुनी गई और सारिफीन जो हैं घरेलू, वो जो है नुकसान उनका हो रहा है। तो बात ये है कि ये पॉलिसी तो आखिर एग्जीक्यूटिव ने देनी होती है। ये गवर्नमेंट को इस बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको सीएनजी बंद करनी तो बिल्कुल करनी है, क्योंकि अभी हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते कि ये सीएनजी की तरफ जाए, डाइवर्ट जाए। और अच्छा है कि लोग कम फ्यूल इस्तेमाल करें, कम, क्योंकि इस वक्त घरेलू सारिफीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सर्दी से बचें। सर्दी से अमवात हो जाती हैं, बीमारियां फैलती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो अच्छी बात है वो ये है कि कम से कम अभी कतर के साथ हमने एक मायदा किया है, वहाँ से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं और वो उसकी प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। और आज जो उन्होंने प्रेस, ये आपने जो जिक्र किया मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगले अक्टूबर तक वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और गालिबन अगली सर्दियों में इस हद तक लोड शेडिंग नहीं होगी। अब ये वो अगली सर्दियों की बात कर रहे हैं, वो भी वही बातें कर रहे हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं कि आप लॉजिक्स दे रहे हैं, जो कि आप जाहिर बात आपकी स्टडी, आप लॉजिक्स देंगे, ओके फाइन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसकी जो है लॉजिक्स दिए और लॉजिक से ज्यादा वो वजाहतें देने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा इल्जाम आप ये हमारी हुकूमत पे ना डालें कि अगर गैस नहीं मिल रही है या हीटर्स नहीं चल रहे हैं या गीजर्स नहीं चल रहे हैं, या असल में साबिका जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। रजा रूमी साहब, शेर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहली सर्दी, क्या हम उनको ये लीवरेज दें कि चलें जी पहली सर्दी है तो कोई बात नहीं, देखिए सर्दी में सब नहीं, ठीक हो देखिए जाएगा? लीवरेज, मेरे ख्याल से लीवरेज आपको 100% तो नहीं दे सकते। वो इंचार्ज हैं, वो इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की है और यकीनन उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पॉलिसी मिक्स बनाएं और ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें जो कुदरती वसाइल हैं कि उसमें कम से कम लोग पिसें।
ये तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, जो लेकिन जो कंस्ट्रेंट है, जो मुश्किल है इस पूरी बिजली और गैस की सूरत हाल में, कि ये आज का नहीं है, 6 महीने का मसला नहीं है। आपने देखा कि पिछले 5 साल में भी ऐसा था, बल्कि 2006 से पिछले 5 साल में भी बिल्कुल ऐसा था, लेकिन फिर 5 साल जो हुकूमत रही, जो पार्टी रही, उसका फिर हुआ क्या? वोट मिले आगे? नहीं मिले ना। अब sure. तो ये शाहिद खान अब्बासी साहब को भी ये समझना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ये समझना चाहिए। पिछली हुकूमत के साथ मसला क्या था कि लोड शेडिंग हो रही थी, गैस की लोड शेडिंग थी, बिजली की लोड शेडिंग थी, लोगों ने गुस्से में जाकर के वोट नहीं दिए पिछली हुकूमत को। अगर अब ये भी यही काम करेंगे, तब्दीली का नारा लगाने के बाद कि जो हम आएंगे, लोड शेडिंग सब ठीक हो जाएगी, उसके बावजूद भी ये काम करेंगे, तो वोट अगली दफा इनको भी नहीं पड़ेंगे। देखिए, बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये असल में अवाम की जो मसाइल हैं वो तो बिजली और गैस, रोजगार और सर्विसेज हैं। ये जो बाकी बातें हैं ना कि बड़ी बड़ी पॉलिसी साजी कर देना या ये कर देना, ठीक है, उसके दूरस असरात होते हैं, मगर जो लोगों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला सरेदा सर्दियों और गर्मियों में और घरेलू सार्फिन का, सनत का, वो तो ये एनर्जी का है। और इसमें जो ईरान के साथ हमारी पाइपलाइन का एक माहिदा हुआ है, और ईरान ने, देखिए उसमें होना यह था कि ईरान अपनी जानिब से हमारे बॉर्डर तक अपनी पाइपलाइन बनाना, और ईरान ने वो मुकम्मल कर दिया, तकरीबन 100% उसने पाइपलाइन खड़ा कर दिया। अच्छा, इधर नहीं, इधर पैसों से ज्यादा और मसाइल है। पैसे तो देखिए हम इतने गरीब भी नहीं है, आप इसकी बात है, हम रोते रहते हैं, कशकोल उठा उठा के बात करते हैं, आखिर यहाँ पे टैक्स भी जनरेट होते हैं, आखिर यहाँ पे रेमिटेंस भी आते हैं। ये कोई अफ्रीका का मुल्क थोड़ी है, पाकिस्तान एक ठीक ठाक मुल्क है, लेकिन इसमें इसकी प्लानिंग के मसाइल हैं, इसके वसाइल का मसला नहीं है। तो मसला ये है कि ईरान के साथ गैस का मायदा करने पर सबसे पहले इतराज है अमेरिका बहादुर को था, क्योंकि अमेरिका का फड्डा था ईरान के साथ, अब उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। दूसरा जो एतराज है वो हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरेबिया को है, क्योंकि वो और ईरान जो है उनकी तो जो एक मकासमत और एक आइडियोलॉजिकल कशमकश जो है वो हम उसके सेंटर में हैं, और वो ये सारा सेक्टरल मसला भी उससे लिंक्ड है। तो बात ये है कि ये तो हमें इन चीजों से कता नजर ये देखना है कि हमारा मफाद क्या है, हमारा जो है इंटरेस्ट और हमारी मईशत, हमारे लोगों का अव्वलीन जो इंटरेस्ट है वो ये है कि गैस पाइपलाइन ईरान से लाइए। आपके पड़ोस में एक मुल्क है जिसके पास कहीं से भी लाइए रज़ा रूमी, बस गैस प्रोवाइड करनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। करीब तरीन मुल्क है, उसके पास गैस के ज़खायर बेतहाशा मौजूद है, वो आपको दे रहा है, पाइपलाइन बिल्ड कर रहा है। आप यहाँ पे बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे हुए, इससे डर रहे हैं, उससे डर रहे हैं। आप में जो है जरूरत नहीं है कि पॉलिसी को आगे लेके चले, बनाए पाइपलाइन और 18 महीने के अंदर। जरूरत से ज्यादा रज़ा रूमी क्लैरिटी का मसला है, क्लैरिटी पैदा करें, गैस लोगों को चाहिए, कुछ सोचे उनके बारे में। ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेनी है। 18 महीने में ये पाइपलाइन मुकम्मल हो सकती है, और इससे आपका एक बहुत हद तक 40 से 50% गैस की शॉर्टफॉल कम हो सकती है। चलो जी, बड़ी जबरदस्त बात है, प्लीज कुछ कर लें। रज़ा रूमी ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, अगर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल जो कि हो सकता है, इसके ऊपर अमल करें, हमारी जानें बचाइए, नहीं तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। नाक बंद और गले बंद के साथ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और आप लोगों को भी तकलीफ होगी ऐसी आवाजें सुनने में। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सेनेट में आज क्या हुआ, खसूसी तौर पर कराची के बारे में बात करनी है, हमारे साथ है। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हो। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया था कि सेनेट में आज क्या हुआ, उस बारे में हमने जिक्र करना है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं शाहिद सैयद, वो ये कहते हैं कि कराची के अंदर जो सवात और बोनेर है उस तर्ज का एक ऑपरेशन होना चाहिए। उन्होंने पुलिस और रेंजर्स के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। साथ ही साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ताहिर मशदी साहब का ये कहना है कि कराची के हालात ऐसे हैं कि वो शहर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा है। रज़ा रूमी, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट जो हमारे पास बयान आया है सवात और बोनेर की तर्ज का ऑपरेशन, बार बार सवात और बोनेर की तर्ज के ऑपरेशन की बात क्यों की जाती है? वहां पर तो ऑपरेशन जो है आर्मी ने टेक ओवर किया हुआ है। ये कौन लोग हैं जो बार बार आर्मी को लुकअप करते हैं? क्या सिविलियन जो है वो फेल हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में, कराची की सूरत हाल को बेहतर करने में, कि जो हम बार बार आर्मी के तर्ज की बात करते हैं? देखिए, फेल तो नहीं हुए, मगर ये कि इतने कामयाब भी नहीं हुए, क्योंकि कल आप ही जिक्र कर रही थी, इससे पहले भी आप आदादो शुमार बताई थी कि कितने सैकड़ों लोग जो हैं
एक भरपूर ऑपरेशन के बावजूद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हाँ, तो कराची शहर ठीक की है। आबादी है 2 करोड़। जी। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि ऑपरेशन से उतने फायदे नहीं हुए, लेकिन वक्त देना पड़ेगा। ये ऑपरेशन फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज नहीं, ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। जब तक 2 करोड़ की आबादी के शहर में से तमाम इस तरह के जो लोग हैं या 50% जो है वो साफ नहीं अनासर होंगे। निकाल नहीं लिए जाते, 2 करोड़ के शहर को स्टेबलाइज किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा? आगे बढ़िए जी, आगे। जी नहीं, आगे मैं बढ़ रहा हूँ बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मसला यहाँ पर ये है कि ये फौजी ऑपरेशन का जो स्वात और बुनेर में कामयाब फौजी ऑपरेशन हुए थे, आपको याद है 2009 में, और वहाँ से मिलिटेंट्स को उस इलाके से खाली करवा दिया गया था। खैर वो और बात है कि लोगों को इसमें बहुत तकालीफ भी हुई थी। IDPs कोई लाखों के करीब यहाँ पूरे मुल्क भर में आ गए थे, मगर उनका कहना यह है, शायद जो ANP के सेनेटर हैं, कि जो भी ऑपरेशन हो वो कामयाब और फुल प्रूफ हो, उसमें ये क्रैक्स और ये उसमें ये लीकेजेस ना हो कि एक तरफ जो है तो वो जो SSP पुलिस है उनको भी मारा जा रहा है, साथ में और लोगों को भी मारा जा रहा है, साथ में सिविलियंस की भी उसी तरह, और भत्ता अगरचे कि कम हुआ है लेकिन जारी है। टारगेट किलिंग्स कम हो गई हैं मगर जारी हैं, ख़त्म नहीं हुई। तो मसला आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त तो देना पड़ेगा। वक्त दिए बगैर जो है ये नहीं मामला तय होगा। और इसके साथ साथ जो हम बारहा बात करते रहे हैं कि आपको इसमें तमाम सियासी फोर्सेस को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको एक कामयाब ऑपरेशन की जमानत दे सकते हैं। मगर ऑपरेशन बारहा इस बात को बहुत वाजे करना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, एक टूल है, जिसकी मदद से आप एक बहुत ही गंभीर मसले का थोड़ा सा हल की तरफ जा रहे हैं। आपको इदारे बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको पुलिस भर्ती करनी पड़ेगी, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको क्राइम फाइटिंग के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, टेररिज्म के लिए करना पड़ेगा। ये पुलिस वाला एस्पेक्ट इसको बिल्कुल यहीं पे संभाले रखिए। मैं जरा कुछ कॉलर्स निपटा कर भुगता कर आती हूँ, फिर मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ। मुझे भी इस बारे में बहुत कुछ कहना है। आई एम रियली हंग्री ऑन दिस वन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, मैं आयशा बोल रही हूँ। जी आयशा, क्या हाल चाल है आपका? बस अल्लाह का शुक्र है, सुन ही रही हैं, आवाज तो बंद है। बताइए, फरमाइए, सांसें चल रही हैं। मैं जी पिंडी से बोल रही हूँ। एक तो ये कि पहले तो अगेन CNG का मसला, कि मैंने टीवी पे सुना था, जस्टिस शाहिद सिद्दीकी ने मेरे ख्याल में ये दिया था फैसला CNG खोलने का, और उनकी लॉजिक ये थी कि वो लोग कि जिन्होंने 6-7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, ओगरा को ये ख्याल पहले आना चाहिए था। मतलब जिस इंसान के पास 7 करोड़ है और वो महीने के कई लाख कमा रहा है, आई एम श्योर कि वो 2 महीने बगैर CNG पंप अपने खोले सस्टेन कर सकता है। लेकिन वो लोग के जिनकी माहाना आमदनी ही 15,000 20,000 है, और वो इस एक्सट्रीम सर्दी में कैसे अपने घर को गर्म रखेंगे और क्या कुछ करेंगे? ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स आर सो एक्सपेंसिव। आई एम सरप्राइज कि वो एक जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, और आइदर ही इज वेरी नाइव, और या फिर ये कि आई डोंट नो। मेरे ख्याल से आयशा, और कुछ आप कहना चाह रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात यहीं पर कता कीजिए, क्योंकि आयशा आपकी बात अब तक पहुंच गई है। लेकिन इससे आगे देखिए, आप बिल्कुल अदालतों के फैसलों के ऊपर फेयर कमेंट कर सकते हैं, मगर हमें जज साहिबान जो होते हैं उनके बारे में मोहतात होना पड़ता है, क्योंकि उसको आपको पता है कि एक बहुत से कवानीन हैं जिसकी जद में आप भी और हम भी आ सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़िए विनिश। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुस्तफ़ा शाह बोल रहा हूँ। जी मुस्तफ़ा शाह साहब, फरमाइए। बिनिश बीबी कैसी हैं आप? ठीक है। रुमी भाई? जी जी शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। आप? जी 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 बोलिए भाई। एक रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो कराची में कल हुआ चौधरी असलम साहब के साथ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। ये पूरे मुल्क में हो रहा है। हम जिस वक्त तक 17 लाख हमारी फौज है और 18 करोड़ हम आवाम हैं, हमें एक नीयत बांध लेनी चाहिए कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला 6 महीने में इंशाल्लाह ताला आपका अमन आ जाएगा। लेकिन हमें पूरी आवाम को अपनी फौज के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जो लोग, ये शहीद कौन है कौन नहीं है, ये अब लोग डिक्लेयर हो चुके हैं कि ये उन्हीं के साथी हैं। हमें इन लोगों को खुदा के वास्ते टीवी पर नहीं लाना चाहिए। पाबंदी लगाएं ऐसे लोगों के ऊपर जो उनको आके प्रमोट करते हैं, जो तालिबान। बिल्कुल बजा फरमाया आपने मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच। आपकी राय, आपके ख्यालात इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। हमें देखते रहिए, हमारी डिस्कशन अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद सुलेमान बोल रहा हूँ। जी सुलेमान साहब।
एक साहब के कमेंट्स आए अभी कि कराची रहने के काबिल नहीं है, शहर जो है रहने के काबिल नहीं रहा। हाँ जी, ताहिर मशदी साहब के जो भी साहब थे, क्योंकि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं बखुदा, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची है। मुझे भी मैं दिलजान से कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, किबला रूह के बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर वो इस तरह कहेंगे कि रहने के काबिल नहीं, तो फिर कोई कल को ये कहेगा ये मुल्क ही रहने के काबिल नहीं, तो फिर आप हैं क्यों यहाँ? सही। और वही बात आएगी, वो उठो जी इंशा जी, उठो पूछ करो इस शहर में जी का लगाना क्या। दूसरी बात ये है सुलेमान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बात आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, 100% मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, एकदम करेक्ट बात कर रहे हैं, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। मैं उसी की तरफ आ रही थी, बीच में आप लोग की कॉल्स आ गई, जाहिर सी बात है आप लोग को भी लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कहने से पहले ही मेरे मौक़िफ़ की एक तरह से तायद कर दी। इट मीन्स कि आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों सोचा समझा जा रहा है कि कराची अब रहने के काबिल नहीं रहा है। स्टे विद अस। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी डिस्कशन जारी है। रजा रूमी, साथ साथ आप इन कॉलर्स के जवाब भी दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले वो पुलिस वाला जो एस्पेक्ट है, क्योंकि वो फिर रह जाएगी जी, तो जो पुलिस वाली बात है, हमारे सियासतदान या जो जब ये बातें निकलती हैं कि जी कराची शहर रहने के काबिल नहीं रहा या फिर कराची के अंदर बुनेर तर्ज का ऑपरेशन होना चाहिए, इस तरह की बातों के बजाय क्या ही अच्छा हो कि अगर हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करें और तमाम साहिब इख्तिदार लोग इस चीज पे फोकस करें कि कराची की पुलिस को एटलीस्ट इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और कराची के आवाम की प्रोटेक्शन कर सके। जो कल चौधरी असलम वाला जो वाकया हुआ है, वो शहादत उनको मिली है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, किस लिए? क्या वो अपने किसी पर्सनल मकसद के लिए काम कर रहे थे? डेफिनेटली वो कराची की आवाम की जिंदगी, उनकी लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए नहीं, वो इसलिए कि उनमें दम था ना। वो जो दहशतगर्द थे उनके सामने झुक नहीं रहे थे, डर नहीं रहे थे, बिला खौफो खतर जो है उनका मुकाबला कर रहे थे, लोगों को पकड़े थे। साहब एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, बात उसमें ये था कि 27,000 पुलिस एहलकार हैं कराची में। ठीक है, गालिबन आपने भी पढ़ी होगी, आपका रिपोर्ट से ज्यादातर लेना देना होता है। उन 27,000 पुलिस एहलकारों के लिए सिर्फ 2,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, और वो भी आज से पता नहीं कितने सालों पहले की ली जी, बिल्कुल। और ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि पुलिस अफसरान ने वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी है, वो 2,000, और उसके बावजूद उनको गोलियां लगी हैं, उनको जख्म आए हैं, जाबहक भी हुए हैं। तो जब इस तरह के वसाइल रहेंगे और दिन रात आपकी कराची की जो पुलिस है वो काम कर रही होगी, तो ये प्रेशर है, ये ज्यादती है, इस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ सकते। देखिए बेनिश, बात ये है कि इसके ऊपर तो हमें एक अलग शो किया जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं, चाहे वो अमेरिका में लॉस एंजलिस हो, शिकागो हो, न्यूयॉर्क हो, जहां पर क्रिमिनल गैंग्स को फाइट करके रियासत ने उनको मुसख्खिर किया, इटली हो, वहां पर भी ऐसा हुआ। हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में, कलकत्ता में, बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड जो है उसकी पिटाई की गई, पुलिस के हाथों हुई है। और उसके लिए आपको पुलिस को एम्पावर करना पड़ता है, आपको नफरी बढ़ानी पड़ती है, आपको जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स, दीगर इक्विपमेंट लाना, और सबसे अहम बात है ट्रेनिंग आनी पड़ती है। यहाँ पर क्या आलम है कि वही पुलिस वाला जो है वो एक बार अफसर के घर ड्यूटी भी देगा, VIP रूट पे भी लगेगा, वही जाके दहशतगर्दों का सामना भी करेगा, वही क्राइम को भी फाइट करेगा। आपको मुख्तलिफ डिविजन बनानी होती हैं। जो एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म फोर्स होती है उसकी खास स्किल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल के लिए अलग होती है, म्यूनिसिपल कामों के लिए कि जाके जो वो इतवार बाजार को रेगुलेट करना है, ट्रैफिक कांस्टेबल्स ने कहाँ खड़े होना है, उसकी अलग पुलिस फोर्स होती है। इन तमाम तर मसाइल के बावजूद रजा रूमी, मैं बड़े वसूख के साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ये बताऊंगी और लोगों को भी ये बताऊंगी कि शहर कायद यानी कराची रहने के काबिल शहर है, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी के 4-5 साल उस शहर में गुजार के आई हूँ। उस शहर में क्या सिंधी, क्या पंजाबी, क्या पश्तून, क्या सराइकी, क्या महाजिर, हर कोई उस शहर से खाता है, हर कोई उस शहर से कमाता है। कराची शहर सबको अपने अंदर लेकर के चलता है और इसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ। मैं अपनी करियर के, अपनी जिंदगी के वहां पर बहुत से साल गुजार कर आई हूँ और मैं बार बार ये सोचती हूँ जब मैं ये बयान देखती हूँ कि कराची शहर रहने के काबिल नहीं रहा। ये जुमला, ये स्टेटमेंट जो शहर की तौहीन है, नहीं, कराची के बारे में तौहीन। देखिए बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, कराची एक बहुत ही, जिसे अंग्रेजी में डायनामिक कहा जाता है, जगह है, और उसकी सबसे बड़ी ये जो इतने माफियाज और भत्ते वहाँ पे मौजूद हैं, उसकी वो यही वजह है कि वहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, रोजगार है, कारोबार है, इंडस्ट्री है।
तो कराची, और आपने तो आज दिल मोह ली होंगे अपने कराची के जो हमारे व्यूअर्स हैं, मगर ये मशहरी साहब ने जो बयान दिया था, देखिए ये तो एक सियासी बयान था और उनका कहना ये था कि भाई वो इसलिए रहने के काबिल नहीं है क्योंकि उनके तहीं वहाँ पे जो एमक्यूएम का एक मौक़िफ़ ये है कि आप हर वक्त एमक्यूएम को बोलते रहते हैं मगर वहाँ पे तालिबानाइजेशन जो है वो बढ़ रही है। उसका कल सबूत चौधरी असलम की शहादत जो है, उससे कबल जो हमने वो बात की पहाड़ी वाले बाबा की कि उनकी जो श्राइन के ऊपर 6 लोगों को ज़िबा कर दिया गया, दीगर वो आमिल साहब थे उनका सर काट के पोल पे लगा दिया गया। कई तरह के इस तरह के वाक़यात हमें देखने में आए हैं, मगर इस वक्त वाक़या यह है कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये उनका अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि ऑपरेशन जहां जारी है उसके साथ साथ वो जो इदारों की मजबूती और जो इदारों के अंदर उन्होंने तब्दीलियां करनी है उससे वो बिल्कुल ताखीर ना करें। मुझे ये बताएं कि अगर कहा ये जाता है कि कराची शहर रहने के काबिल नहीं है तो कराची के 2 करोड़ आवाम कहाँ जाए? वो तो बेघर हो गए। नहीं, उनको बिल्कुल कल को जिस तरह से हमारे कॉलर सुलेमान साहब ने जबरदस्त बात की कि आप लोग कहेंगे मुल्क रहने के काबिल नहीं है, तो पाकिस्तान के 18-20 करोड़ आवाम बेयारो मददगार सड़क पर आ गई, उनका कोई मुल्क ही नहीं है, कहाँ रहेंगे? देखिए जो तो हमारी अशराफियां हैं ना, जो इलीट्स हैं, चाहे वो सिविलियन पॉलिटिशियंस हों, बिजनेस लॉबीज हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, दीगर जनरल्स हों, उनके तो जो है रिटायर्ड, आप देखिए कि हर हमारे मुशर्रफ साहब एजवे रोड पर उनका फ्लैट था, नवाज शरीफ साहब के घर हैं, जरदारी साहब के घर हैं, कोई आप देख लीजिए, हर इमरान खान साहब के बच्चे बाहर हैं। बात ये कि इलीट्स का तो मामला हल है, उनके तो घर हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो उठेंगे एक दिन रात को निकल जाएंगे। जो यहाँ पे 20 करोड़ लोग रहते हैं इस मुल्क में, या 2 करोड़ कराची में आपने कहा, या दीगर इलाकों में रहते हैं, हमने तो भाई कहीं नहीं जाना, हमने तो यहीं रहना, यहीं मरना है। तो जब तक इसलिए इस मुल्क को ठीक करने के लिए इसमें स्टेक्स तो पाकिस्तान के अवाम के हैं। अशराफिया का तो यही बदकिस्मती रही है कि अशराफिया के स्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए हैं। पिछले 20-30 सालों में जितनी फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई है, सरमाया यहाँ से निकला है और वो बाहर पे करोड़ों और अरबों की तादाद में, आप देखिए एक जमाने में दुबई में बूम आ गया था कि हर शख्स जाके दुबई में फ्लैट खरीद रहा था। क्या हो रहा था कि लोग कहते हैं कि ये तो इनसिक्योर हो गई है, यहाँ पे दहशतगर्दी है और यहाँ से निकलो और ये रहने के काबिल नहीं है। तो बात ये कि ये तो होश के नाखुन लेने पड़ेंगे ना हमारी अशराफिया को, क्योंकि अगर वो भी इसीलिए यहाँ पे एलीट है कि उनका यहाँ पर ये उनका मुल्क है। रज़ा रूमी साहब, इस टॉपिक को क्लोज करते हुए, शहर कायद रहने के काबिल था, रहने के काबिल है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहने के काबिल रहेगा। इसके साथ मेरे ख्याल से कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, डिबेट बनती नहीं है। ठीक है, आपने कहा सियासी बयान था, सियासत में आ गया, आइंदा से बयान ना ही सामने आए तो बेहतर है। खैर जी, मुझे एक और चीज डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले कल जो आपने एक बात की थी, आपकी प्रेडिक्शन तो खैर नहीं, आपने एक दरखास्त की थी और मुझे लगता है कि आपकी सुनी गई है। फिर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे कि जी बीनेश तुम कैसी बातें करती हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी सुन ली है और जो है तमग़े शुजात के लिए उनका नाम जो है वो बिल्कुल कंसिडर किया जा रहा है। वो जो हमारे यंग हीरो जो थे जिन्होंने कल स्कूल को बचाया एतजाज के लिए, और अब देखें कि कब उनकी अनाउंसमेंट होती है। जी तो नहीं, वो मेरे ख्याल से अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान को ये कह दिया है कि उनको जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बहादुरी के लिए, गैलेंट्री के लिए, उससे उनको नवाजा जाए और ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे हौसले बढ़ेंगे पाकिस्तानियों के और वो तमाम लोग जो इस वक्त खड़े हुए अपने मुल्क को बचाने में सरगर्म अमल हैं। तो जबरदस्त काम किया है। एक और चीज है तारीफ करनी चाहिए गवर्नमेंट की। पिछले हफ्ते से डिस्कस करना चाह रही हूँ लेकिन कभी आप नहीं होते और आपको पता है मेरे भी कुछ सेहत के मसाइल तो चलते ही रहते हैं। खैर एनीवेज, आज हम दोनों हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का एक मामला है। पिछले हफ्ते एक वैसे बहुत से ऐसे केसेस हैं, आए रोज आते रहते हैं, लेकिन एक केस जिसने हमें मजबूर किया कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। 10 साल की लड़की है इरम जी, वो एक घर में काम करती है लाहौर में, उसके ऊपर तशद्दुद करके, हाँ जी, और कुछ पैसे चोरी के इल्जाम में उसको उसकी मालकिन ने इतना मारा कि उसकी जान ही निकली। उफ, ये तो मैं मुझे यकीन नहीं आता। ऐसी खबरें मैं सुनता हूँ यहाँ टेलीविजन पर, ये होता है। आपको पता है कि इससे पहले, आज से चंद साल पहले, लाहौर के डिफेंस के इलाके में एक नन्ही बच्ची शाजिया मसीह, जिसका के ताल्लुक मसीह बरादरी से था, जो किसी लॉयर के घर में काम कर रही थी, और वहां पर उसकी हलाकत हुई। उसके वो पर्चा वर्चा हुआ, मगर लॉयर्स ने सब आ गए अपने वो बचाने के लिए। साथी को बरादरी पूरी आ गई, उन्होंने कहा हम नहीं होने देंगे।
जुलूस निकले, बाकायदा ये हुआ और वो कुछ नहीं बना। और अब इस बच्ची का यहाँ पे तो गालिबन मालिका जो है उसने मालिकन ने एतराफ किया है। ये तो एक फैशन बन गया है ना। हम ये तो आईने पाकिस्तान भी कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर आपके घर में काम कर रहे हैं तो आप मुजरिम हैं। वो तमाम लोग जो उस वक्त मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत कम वक्त रह गया, मुख्तसर सी मैं बात करूंगी, उसके बाद रजा फर्दर इसको एड्रेस करेंगे। 9 बजे का बुलेटिन आप लोग देखते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, आए रोज ऐसी खबरें चलती हैं। आप लोग अपने गिरेबान में भी झांके, किस किस घर में 14 साल से कम उम्र के बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग को बच्चों की जरूरत है, अगर आप लोग को वर्किंग हैंड्स की जरूरत है, तो कम से कम उनके साथ बच्चों जैसे सलूक तो करें। आप सबके अंदर एक मुजरिम यहाँ पर मौजूद है, प्लीज ऐसे काम मत कीजिए। पाकिस्तान में जो आदादो शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 85 लाख के करीब जो हैं चाइल्ड लेबर के जुमरे में काम करते हैं बच्चे। अब ये फिगर अभी कम है क्योंकि ये हमारे यहाँ सर्वेज जो होते हैं उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो मसला होता है। लेकिन अगर आप मान भी लीजिए कि 85 लाख बच्चे काम कर रहे हैं तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, ये भी यकदम नहीं जाएगा। नजर में आप जानते हैं कि इरम कौन थी? जी, इरम वो बच्ची थी जिसका बाप फौत हो चुका था। जब तक उसका बाप जिंदा था वो काम नहीं करती थी। जब उसका बाप फौत हो गया, जाहिर बात रिश्तेदारों ने कहा होगा भाई आप लाहौर जाइए, लाहौर बच्चों को भेज देते हैं वो। हाँ जी, काम करते हैं। ये वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठी। जिन लोगों के बाप मर जाते हैं, क्या वो लोगों के घरों में बर्तन मांजते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए फाइनल नोट के ऊपर, उसके बाद फाइनल बिल्कुल बर्तन नहीं मांजने चाहिए और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इसकी इजाज़त देते हैं। हम अपने अड़ोस पड़ोस में, मैंने भी देखा अपने पड़ोसियों के यहाँ बच्चे जो हैं वो सफाई कर रहे होते हैं 10-12 साल के, और मेरा दिल इंतहाई दुखता है। और कभी आप उनसे बात भी कीजिए तो वो कहते हैं आप हमारे मामलात में क्यों मदाखलत कर रहे हैं। मगर आपने बिल्कुल सही कहा, नाजरीन से हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं भी जो कि काम अव्वल तो उनको होना नहीं चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। अगर हैं भी तो खुदारा उनके साथ इंसानों वाला सलूक कीजिए, बच्चों के साथ बच्चों वाला सलूक कीजिए, उनकी पिटाई मत कीजिए, उनको जिंदगी से मत महरूम कीजिए। ये सबसे बड़ा जुल्म है और जहालत और अंधेरों की एक निशानी है और इसको खत्म करना होगा पाकिस्तान से। कब तक हम ऐसी चीजों को अपनी माशरे में देखेंगे? क्या ये भी किसी की साजिश है? क्या ये भी अमेरिका की साजिश है या इसराइल की साजिश है कि यहाँ पे बच्चे काम करें आपके घरों में? बिल्कुल ये इसमें हमारा फॉल्ट है, हमारे माशरे का फॉल्ट है। इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और इस बुराई को खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, इसी नोट पर रजा ने बहुत अच्छी बातें कर दी। मेरे लिए कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा, बस आप लोगों से यही कहूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखिए और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। उनसे प्लीज़ इंसानों वाला सलूक कीजिए, प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपसे मंडे को मुलाकात होती है फ्रेश शो के साथ। उम्मीद करते हैं मंडे तक हम तो ठंड के रहमो करम पर हैं, बकौल शेर वजीर शाहिद खान अब्बासी साहब के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ दवाइयाँ ही काम कर जाएं, हम कुछ सेहत याबी की तरफ गामजन हों और मंडे को एक फ्रेश शो के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।